हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर फ्रेंड्स करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना दोस्तों, उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका जो है कंप्लीट यहां पर एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारा सीएसएस जो 2026 हुआ, इसके अंदर जो मोस्टली एसेस जो बनाए गए यहां पर हमें जो देखने को मिले, वो डान के हमें यहां पर ओपिनियंस यहां पर देखने को मिले, ओपिनियंस आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिले, ओपिनियन आर्टिकल्स देखने को मिले, उसके बाद एडिटोरियल आर्टिकल्स देखने को मिले। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और भी यहां पर ऐड करूं कि जो आपका 2026 है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह यहां पर हमें यहां पर पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह यहां पर कह लें कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया जा रहा है, ठीक है, चाहे आपके रीजनलाइजेशन से लेकर मल्टीपोलैरिटी से लेकर नॉन पोलैरिटी से लेकर जितने भी हमें यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, ये 2026 दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप एक अपनी नोटबुक प्रिपेयर करते जाएं, साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर न्यू डेवलपमेंट लाजमी ऐड करते जाएं और उसके साथ डेट लाजमी डालें, ताकि आपको अगर वहां पर चीजें ब्लर हो जाए तो दोबारा आकर आप ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है, चीजों को दोबारा अपने जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपनी नोटबुक 2026 के अंदर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स आ रही है, उनको लाजमी आपने कोट करना है, उनको लाजमी आपने नोट करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके सीएसएस 2027 के लिए। अब बहुत सारी कंफ्यूजन ये भी है कि यहां पर दोस्तों को कि सर यहां पर तो सिलेबस चेंज होगा। भाई, जो सिलेबस यहां पर चेंज होगा ना, वो और ज्यादा जो है यहां पर कंटेम्परेरी सिनेरियो के रिलेटेड होगा, जिस तरह वो पूरा जो सिलेबस आपका आने वाला है ना। तो जो आपका जो ये रहेगा ना, जो आप बात करते हैं 2020 हमारा 6 के अंदर जो एग्जाम हो गया और अब ये हमारा सिलेबस दोबारा, तो अगर यहां पर दोबारा सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो आपका टोटली जो है वो मैंने पहले भी कह दिया कि करंट सिनेरियो को रिलेटेड हमारा जरूर रहेगा, जिस तरह यहां पर हमें डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रही। तो मैं ये चीजें क्लियर करना चाहता था ताकि आप क्या करें, एक नोटबुक अभी से कॉम्प्रिहेंसिव नोटबुक अपनी प्रिपेयर करते जाए। पाकिस्तान की अलग से कर लें, करंट अफेयर की अलग से कर लें, इंटरनेशनल रिलेशंस की अलग से कर लें, टॉपिक को ऊपर लिखते जाए, नीचे उसके जो है इंफॉर्मेशन जितने भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे होते हैं स्टेटमेंट्स, उनको उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर है वो इंक्लूड करते जाए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं वो नोट डाउन करते जाएं, टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, हेडिंग उनकी वो आप नोट डाउन करते जाए। तो इससे आपको ये होगा, क्लैरिटी रहेगी और आपका एक कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बिल्ड होगा, बैलेंस अप्रोच होगी आपकी दोस्तों। यहां पर ना तो आपके यहां पर पर्सनलाइज होते हुए नजर आएंगे, ना इमोशनल, और ना आप हार्श होते हुए नजर आएंगे। और ये चीजें उस वक्त होती हैं तीनों, जब इमोशनल, पर्सनलाइज होना, हार्श होना, उस वक्त होती है जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लाजमी नोट करिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल्स रहने वाले हैं। अब ओपिनियन आर्टिकल्स मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिकल्स बेसिकली आप जो है वो कह लें कि न्यूज़पेपर के फॉर्म में अगर बात करें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में, तो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं आपके, जो क्या बताते हैं, हमें न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। किस चीज की डेवलपमेंट्स का, पॉलिटिक्स है, आपकी इकोनॉमी है, बिजनेस है, कल्चर है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है डेवलपमेंट्स बताता है कि डेली बेसिस के ऊपर क्या है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूज आर्टिकल्स। ओपिनियन आर्टिकल्स क्या होता है? ओपिनियन आर्टिकल्स बेसिकली पर्सनलाइज्ड होते हैं, जो पर्सनल, जो एक्सपीरियंस बेस्ड लोग होते हैं, राइटर्स होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, वो इसको जो है अपनी ओपिनियन देते हैं कि बेसिकली एक सॉल्यूशन बेस्ड ओपिनियन आप समझ लें कि वो देते हैं। लेकिन एडिटोरियल आर्टिकल वो होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, डान की तरफ से अपनी जो है वो कह लें कि एक ओपिनियन होती है, ठीक है, उसके अंदर वो सॉल्यूशन पूरा कह लें कि पूरा डान का न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस ही आप समझ लें, उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं और उनमें फिर क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं और देन वो अपनी पर्सनल ओपिनियन देते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूज़ को आर्टिकल कह सकते हैं, ओपिनियन को आर्टिकल कह सकते हैं, एडिटोरियल को भी आर्टिकल कह सकते हैं। ये चीज क्लियर कर दूं मैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रहने वाले यहां पर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नजर आ रहे हैं यहां पर सॉफ्टवेयर फॉर ग्रोथ। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब भी देख लो कि यहां पर किसी ना किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको अपडेट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट ओपिनियन रहने वाली है हमारे पास। आप डेली बेसिस के ऊपर, न्यूज के ऊपर देखते होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे, एक ही चीज आपको मिल रही होगी, किसी ना किसी का अब सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है।
भाई जो हमें यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है वो करना चाहिए ना स्टेट के अंदर। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी लेकर आने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर जो ओल्ड हो गए हैं दोस्तों, उनको यहां पर अपडेट करना पड़ेगा। यह इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इस चीज की हम डिस्कशन करने वाले। इसके अंदर एक और चीज डिस्कस करेंगे, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिस तरह आपकी ब्लू इकोनॉमी होती है, डिजिटल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी आपकी, है ना। तो ये तीन है। उसके बाद हमारे पास यहां पर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है, इस चीज को हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे इस ओपिनियन के अंदर। सॉफ्टवेयर फॉर ग्रोथ, तो सॉफ्टवेयर वो अपडेट करना चाहिए जो स्टेट के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ को यहां पर इंश्योर करवाए। तो उस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास रहेगी हसलर। हसलर क्या था, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं ताकि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। हसलर उसको बोला जाता है कि जो आपको बेसिकली क्या करता है, ऐसा बंदा जो आपको अपने पीछे लगाए रखता है। एक तो आपका टाइम और दूसरा आपका मनी, दोनों कंज्यूम करता है। आपके साथ झूठे वादे करेगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, है ना। तो झूठे वादे करते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट आप देखेंगे तो वो आदमी जो है आपको छोड़ देता है अकेला, ठीक है। तो आप समझ जाए कि आपकी हसलिंग हो रही है। अब हसलर होता है एक हसलिंग। हसलिंग वो होती है जिसके साथ हो रहा था। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, कोई आपके साथ झूठे वादे कर रहा है, प्रोमिसेस कर रहा है और वो फुलफिल नहीं कर रहा उसको, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, आपका टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, आपकी मनी भी कंज्यूम कर रहा है ना, अपने मकसद के लिए, अपने एजेंडे के लिए आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये बेसिकली जो केस है ना, ये रिलेटेड किया गया यहां पर वो ट्रंप के साथ। ट्रंप के ऊपर एक बुक है 1992 के अंदर पब्लिश की गई थी, बेसिकली ट्रंप द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ, जिसके अंदर जो है ट्रंप को जहां पर 3 वर्ड व्हीलर डीलर भी बोला गया, हसलर नहीं बोला गया यहां पर, लेकिन व्हीलर डीलर बोला गया। उसके बाद प्रमोटर बोला गया, शोमैन बोला गया। तो ये चीजें यहां पर थोड़ा का क्रिटिसिज्म है, इस चीज को यहां पर देखने वाले। करप्शन परसेप्शन, आपको पता है करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, है ना। तो देखा जाए तो फिर हमारे पास करप्शन परसेप्शन यहां पर देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमें रिसेंटली आईएमएफ ने एक रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक करप्शन रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट हमें देखने को मिली थी, जिसके अंदर बोला गया था, काफी क्रिटिसाइज किया था कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर करप्शन देखने को मिल रही है। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा ईरान यूएसए टॉक्स बैक ऑन ट्रैक एंड आफ्टर सेटबैक। देखिए दोस्तों, निगोशिएशंस तो हो ही जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर। हमारा ये न्यूज देना नहीं है कि आपको न्यूज दे आज निगोशिएशंस हो रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, नहीं। हम एग्जाम ओरिएंटेड इसको जो है ना लेंगे। देखिए दोनों की तरफ से ना रिक्वायरमेंट है जो हमें यहां पर हमें एग्जाम के अंदर चीज है। अब एक तरफ से कहा जा रहा है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर कंट्रोल करेंगे, और दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि भाई जो है वो हम न्यूक्लियर जो है यहां पर एजेंडा इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, इसीलिए जो है आपकी टॉक्स निगोशिएशन यहां पर डिले हो रहा है। इस चीज को देखने वाले यहां पर, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पर रहेगा पाकिस्तान सीक्स यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेशन फॉर बीएलए। इस चीज को देखने वाले कि टेररिस्ट ग्रुप को यहां पर टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट किया जाए बीएलए। यहां पर जो हमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमें देखने को मिल रही है। यूएनओ के अंदर आसम इफ्तिखार जो एम्बेसडर है, उन्होंने यूएनओ सिक्योरिटी के अंदर जो है यहां पर स्पीच देते हुए कहा कि फौरी तौर पर जो है रेजोल्यूशन यहां पर पास की जाए ताकि बीएलए को जो है एक टेररिस्ट जो है ग्रुप यहां पर करार दिया जाना चाहिए। तो हमें यहां पर ये एक न्यू डेवलपमेंट है। पाकिस्तान को जिस तरह यहां पर बलूचिस्तान के अंदर 12 लोकेशंस पर 12 लोकेशंस पर अटैक किया गया यहां पर दोस्तों, तो ये काफी सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए अभी जाकर ना पाकिस्तान का कुछ ना कुछ यहां पर इमेज हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, बायलैटरल रिलेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ। लेकिन पाकिस्तान को कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहां पर विलीफाई कर रहे हैं, डीफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा यहां पर ये जो स्टेप लिया गया है यूएनओ के अंदर के पाकिस्तान को टेररिस्ट, यहां पर यूएनओ की तरफ से क्या स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर अंडरस्टैंड करने वाले, ठीक है। न्यू आर्म्स रेस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। न्यू आर्म्स रेस 2026 के अंदर न्यू आर्म्स रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन नहीं की जाती जो 1991 के अंदर साइन की गई थी, 1994 के अंदर इन्फोर्स किया गया था, देन न्यू स्टार्ट ट्रीटी 1997 के अंदर एक साइन की गई थी, 2003 के अंदर उसको जो है यहां पर कह लें कि सस्पेंड कर दिया गया विड्रॉ करने की वजह से रशिया के। उसके बाद जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी हमें देखने को मिला 2010 के अंदर दोबारा इसको जो है एक्सटेंड किया जाता है, फिर हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब क्या होता है 4-5 फेब से यहां पर न्यू स्टार्ट ट्रीटी यहां पर जो है वो
क्या लेके एक्सपायर होगी है बेसिकली रशिया और यहां पर किसके दरमियान में नजर आई थी हमें, यूएसए के दरमियान में। ठीक है, तो अब देखने वाले कि एक न्यू आर्म्स रेस यहां पर स्टार्ट होने वाली है। अगर न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस चीज को भी देख लेंगे। यहां पर वोकैब लाजमी हम डिस्कस करते हैं। वोकैब के अंदर मैं डेली बेसिस को आपको दोस्तों बता रहा था। अब न्यू जो हमारे साथ एंगेजमेंट होता है तो चीजें क्लियर करना पड़ती है। डेली बेसिस वाले आप बोर हो रहे होंगे सुन सुन के कि सर आप एक ही बात बताते रहते हैं। देखिए दोस्तों बताना पड़ेगा ना, अब न्यू अटैचमेंट होते हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं है ना, तो हमारा काम है पॉजिटिव वे से चलना, पॉजिटिविटी के साथ, है ना। तो सबको जो है इनकरेज करना, मोटिवेट करना हमारा पर्पज है यहाँ पर। ठीक है, कंपटीशन है, आप अपने अंदर एबिलिटी लेकर आए, फाइट करें। मजा तो फिर है ना यहाँ पर जब आप फाइट करके कोई चीज विन करते हैं, है ना। तो वोकैब हमारे पास रहेगी। वोकैब के जो है इंपॉर्टेंट, वोकैब का जो इंपॉर्टेंट रोल है ना, सिनोनिम तो एंटोनिम आपने करने ही करने। इंपॉर्टेंट जो रोल है रहेगा ना आपका जो वोकैब का, वो आपका दोस्तों यहां पर राइटिंग स्किल के अंदर रहेगा। राइटिंग स्किल के अंदर कैसा, एक तो आपका डिस्कोर्स ठीक होगा, जो आप बात करते हैं ना, मसले मसाइल है ना, आपका कोहेरेंस, कोहेजन, मेटोनिमी का प्रॉब्लम्स है ना, वो यहां पर सॉल्व होने वाले। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वोकैब की वेरिएशन लेकर आएंगे तो आपका एक्सप्रेशन ठीक होगा, है ना। वोकैब के बगैर आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिख नहीं पाएंगे। जब आपके पास है नहीं वही वर्ड आप दोबारा दोबारा लिखेंगे, एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये तो बच्चा क्या कर रहा है, इसके पास वोकैब ही नहीं है, ये क्या कर रहा है, बार बार रेपिटिशन कर रहा है। और उसको क्या लगेगा यहां पर, वो ये भी समझ सकता है कि आपके आइडियाज की रेपिटिशन हो रही है, वोकैब की तो आप कर ही रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो आपकी वोकैब है वो राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लाजमी लेकर आए। टॉपिक के रिलेटेड प्रिपेयर करें। जो जॉर्गन्स है, टर्मिनोलॉजीज है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव यूज हो रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पॉजिटिव यूज हो रहा है। आपने दोनों को यहां पर सेग्रीगेट करना है, देन आपने यूज करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। सबसे पहले चलते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली बात है ना भाई, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, इस चीज को यहां पर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, है ना। जहां पर हर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, लेकिन हम जो है सॉफ्टवेयर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी या ग्रोथ जो पाकिस्तान के अंदर इंश्योर कराने की बात करें, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की यहां पर जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेगा पाकिस्तान ग्रोथ चैलेंज फिक्सिंग द सॉफ्टवेयर नॉट जस्ट द हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर नहीं रहना भाई, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। अब देख ले पहले का कौन सा हमारे पास वर्जन चल रहा था भाई, 6, 8, 7, अब तो 14 पे आ गया, 15 पे चला गया, है ना। तो ये चीज है, तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है भाई। पाकिस्तान इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर इज हैम्पर्ड बाय सेवरल क्रिटिकल वीकनेसेस। अब इसके अंदर ना वायरस आ गया काफी, है ना, प्रॉब्लम्स आ गए। तो फिर क्या आता है, वीकनेसेस दैट इंपीड सस्टेन्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कि ऐसी वीकनेस है, क्रिटिकल वीकनेसेस है, जो क्या कर रहे हैं बेसिकली ग्रोथ को जो है यहां पर रोक रही। अब वो कौन सी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, दिस कंट्रीज डिफाइनिंग फीचर इज द नॉलेज इकोनॉमी डोमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो देखे आपका एक तो डिजिटल इकोनॉमी रहेगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी देखने को मिलता है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका स्किल्ड लेबर, एजुकेशन के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स यहां पर इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही जो आप क्या करेंगे यहां पर इकोनॉमी का जो है यहां पर ग्रोथ का बायस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लैंड, लेबर, मशीनरी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। Once pillars of the economic parts have been overtaken by the human capital। अब उनके जो जगह लेने वाले यहां पर हमें सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इनके ऊपर जो है यहां पर खर्च करना पड़ेगा हमें, एजुकेशन को। प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ, मोस्ट इकोनॉमिक डिस्कशंस ऑफ पाकिस्तान ग्रोथ, रिवाइवल राइटली फोकस ऑन द हार्डवेयर इश्यूज, फिजिकल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, उसके बाद डेट ओवरहैंग्स। अब ये चीज है यहां पर। अब दोबारा पता है क्या, पाकिस्तान के अंदर हम बार बार एक चीज कर रहे हैं कि हार्डवेयर को यहां पर जो है ना वो ठीक किया जाए हार्डवेयर को, लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने वाले हैं कि जो बेसिकली क्या कर सके। जिस तरह हमें यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है, सेकंड थिंग हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ रहा है, यहां पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, डेट ओवरहैंग हमारे सर के ऊपर लटक रहा है, ये चीज है। तो सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हो क्या रहा है, इन एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड स्किल,
ये दोनों चीजें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के साथ रिलेट की जाती है, स्किल्ड और एजुकेशन दोनों चीजें। सबसे इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड स्किल डायरेक्टली इंपैक्ट्स लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस कंट्रीब्यूटिंग इन क्वालिटी। अब ये क्या कर रहे हैं, जब स्किल्ड वर्कर नहीं होंगे, जब एजुकेशन नहीं होगा, तो आपके लेबर प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी भाई, नहीं आएगी ना, ये चीज है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस जो हमें नजर आनी चाहिए वो भी नहीं आएगी। जब आपकी एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, तो फिर कहां से आएगी, ये चीज है। सेकंड थिंग इज दैट मिसिंग लॉन्ग टर्म विजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हॉरिजॉन्स लीड टू क्राइसिस मैनेजमेंट ओवर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हिंडरिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें बार बार देखने को मिल रही है और शॉर्ट हमें यहां पर टर्म पॉलिसीज देखने को मिल रही है, तो वो क्या कर रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट जो है बढ़ा रही है यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रही है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके ऊपर क्या रहा है, फिर देखने क्या इश्यू देखने को मिल रहा है, क्राइसिस मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। हिंडरिंग कंसिस्टेंट, जो क्या करते हैं, ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। हिंडर का मतलब क्या रहेगा, यहां पर रुकावट रहेगा। बहुत सारे यहां पर फ्रेंड्स को यह मसला आ रहा है कि सर आप स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ते। भाई पूरा स्टेटमेंट को पढ़ो तो एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूं ना। अब टाइम आपका कंज्यूम होगा, फिर आपका घंटा बैठ के तो आप सुन नहीं सकते यहां पर लेक्चर मेरी जो है ना वो बातें सारी, है ना, ये भी तो चीज है ना। फिर बार बार जो है ना ये चीज बतानी पड़ती है। सबसे पहले अगर देखा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 के अंदर, पॉलिसी ऑर्डर 2002 के अंदर, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान, वो अब इनके अंदर कोई भी हमें रिफॉर्म्स यहां पर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नजर नहीं आते। बेसिकली ये बताया गया है इकोनॉमिक लिबरेशन के अंदर, पॉलिसी ऑर्डर 2002 के अंदर लोकल गवर्नमेंट को लेकर अभी जो है हमें यहां पर क्वेश्चन देखने को मिला। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर मैंने कई बार जो है यहां पर जो है डिस्कशन कर चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, ग्रास रूट्स के ऊपर आप जाकर देखें कि कितने हमने यहां पर आर्टिकल्स को डिस्कस किया। आप 1 फेब वाला, यकम फेब वाला लाजमी जाके देखें कि हमने यहां पर सजेशन दी कि लोकल गवर्नमेंट को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट आपकी क्यों फेलियर है यहां पर, उसके सबसे बड़ी रीजन क्या है भाई, फाइनेंशियल बैकअप नहीं दिया जाता उनको यहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, नहीं किया जाता। तो फेडरलिज्म क्या आपका, फेडरलिज्म सिर्फ आपका ये नहीं है कि सेंटर और प्रोविंस किधर, लोकल गवर्नमेंट आपकी किधर जाएगी, है ना। एक हमें जो टायर नजर आता है ट्रायंगल, तो लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर 2013 के अंदर यहां पर जो है केपीके के अंदर लोकल गवर्नमेंट को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, इन्फोर्स किया गया, लेकिन वो फेलियर है। वहां पर फेलियर क्यों है, एक तो फाइनेंशियल बैकअप नहीं है वहां पर, दूसरा अगर देखा जाए तो फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, सारा ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिल रही है वहां पर, उनका इन्फ्लुएंस है सारा। तो लोकल, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि लोकल जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, उनमें से लोग इलेक्ट होकर आए, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए, वो बताएं। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए भाई, ये बेसिक है जो जहां पर चाहिए। और जितनी ज्यादा आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो उतना फायदा होगा। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है ना आपके, ये सारे सॉफ्टवेयर ही हैं जो हम यहां पर इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाले हैं। जो हमें नजर आ रहा है कि ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट, ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है हमारे पास सबसे पहले। फिर हमारे पास मिसिंग लॉन्ड, ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। फिर क्रेडिबिलिटी गैप थर्ड नंबर पर हमारे पास है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। इसके अंदर क्या है, पॉलिसीज बनाई जा रही है, सोशो इकोनॉमिक एंड बेतहाशा पॉलिसीज बनाई जा रही है, एक्ट पास किए जा रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर गैप, सबसे क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है सबसे ज्यादा, कि फॉर्मुलेशन हो रही है, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, गुड है, अच्छा है, बनानी भी चाहिए, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन वो नहीं हो पा रही, तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद है यहां पर हमारे पास गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ट्रस्ट डेफिसिट। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान में हमें यहां पर एक ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है, तो यह भी हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर पार्टनरशिप होना जरूरी है, ठीक है, यह चीज है। 5th नंबर पर हम बात करेंगे आउटडेटेड पब्लिक सेक्टर्स स्ट्रक्चर, कॉलोनियल इरा वही चले। बेसिकली यहां पर देखें, इस सॉफ्टवेयर का अपडेट तो करना ही पड़ेगा भाई, ये नहीं चाहिए कॉलोनियल इरा वाला अभी माइंड, कॉलोनियल मेंटालिटी जो अभी भी पाई जा रही है वो नहीं चाहिए। होगा क्या क्या, आप क्या कर सकते हैं यहां पर, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड इनएफिशिएंसी। देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पर कि जो डिजिटल सिस्टम को लेकर आना पड़ेगा, यहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी जस्टिस इंश्योर करवाना पड़ेगा, पूरा जो है स्ट्रक्चर गवर्नेंस का वो आपको यहां पर चेंज करना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट को देखिए कंट्रोल करने के लिए आप ना चलाए, बल्कि सर्विस के लिए आप काम करें।
अब कॉलोनियल मेंटालिटी क्या था कि पूरा सब कंटिनेंट को क्या करना था, कंट्रोल करना था, सर्विस करना नहीं था, सर्व करना नहीं था, सॉरी। तो अभी भी वो मेंटालिटी है कि क्या किया जा रहा है, पॉलिस है या कोई भी है, क्रिटिसिज्म नहीं है कि बड़ी अच्छी चीज है, जितने भी एक्सपर्ट है उनको भी पता है कि सही बात है कि कंट्रोल करने के लिए ये अदारे नहीं है, इंस्टीट्यूशंस ये हमारे क्या है, सर्व करने के लिए, हमें सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। 6 अकाउंटेबिलिटी पैराडॉक्स की बात की जाए, इनफेक्टिव हाउस और पैरालिसिस ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स व्हाइल फेलिंग टू कर्ब परवेसिव करप्शंस एंड इफिशिएंसी। वही बात है ना कि यहां पर करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, तमाम बुराइयों की जड़ जो है ना करप्शन है यहाँ। और ये दोनों चीजों हमें देखने को मिले, एक आगे जो करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले, एक तो उसके अंदर, दूसरा जो हमें यहाँ पर गवर्नेंस, जो हमें यहाँ पर गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट आईएमएफ की तरफ से देखने को मिलती है। तो दोनों को जो हम डिस्कस करेंगे कि करप्शन पब्लिक सेक्टर के अंदर एक दीमक की तरह है जो पब्लिक सेक्टर को चाट रही है। कैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आप इंश्योर करवाएंगे यार, अकाउंटेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे, यह चीज है। सेकंड थिंग इज दैट द हसलर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप भी समझ जाएंगे कि कोई अगर आपके साथ हसलिंग कर रहा है तो आप फौरन समझ जाइएगा कि ये बंदा हसलिंग कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। अब हसलर मैंने पहले बताया, हसलर वो होता है जो अपने एजेंडे को हासिल करने के, जो एजेंडा होता है ना, उसका कोई भी हो सकता है, हासिल करने के लिए क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, कुछ लोगों को अपने पीछे लगाता है कि आओ मेरे साथ चलो। उनका एक तो टाइम और सेकंड उसकी मनी, दोनों को क्या करता है, कंज्यूम करता है। एंड टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट इट ऑन यूजलेस थिंग्स। आज के दौर में ना पैसा नहीं है, लेकिन टाइम इज मनी, जो आपका वक्त है ना वो बड़ा पैसा है, वो सबसे बड़ी चीज। तो यहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि हसलर वो होता है जो पीछे लगा लेता है, आपके साथ झूठे वादे करेगा कि भाई मेरी बात मान लो, मैं फ्यूचर में ये कर दूंगा, आपके लिए काफी कुछ करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है कि यार जब ऑन द स्पॉट जब वो टाइम आता है तो फिर आपके साथ कोई भी स्टैंड नहीं करता। दैट्स इट। अगर आप सीएसएस आप दे रहे हैं ना, आपके साथ 100 लोग जुड़ जाएंगे। अब फैमिलीज के अंदर देखेंगे आपके साथ जुड़ जाएंगे, भाई बच्चा सीएसएस कर, कल अगर सीएसपी लग गया तो हमारे तो वारे नहीं आ रहे हैं, हाँ। लेकिन जो ही आप फेल होते हैं फिर आप उनका मूड देखिएगा कि कैसा होता है, वो आपको मुंह तक नहीं लगाते, आपको देखते ही देखा ये फेलियर जा रहा है, मजाक उड़ाते हैं यार। ये चीज है, ये मेंटेलिटी है, ये होती है हसलिंग। यहां पर सोचें आप, ये होती है हसलिंग कि किस तरह अपने एजेंडे के लिए कोई भी किसी के ऊपर यार इन्वेस्ट कर रहा है ना आज के दौर में, विदाउट एनी पर्पस कोई भी नहीं किसी के ऊपर इन्वेस्ट करता है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है यार, इसके अंदर आप रियलिस्टिक रहे ना थोड़े, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज आपके साथ आपको पता है कि बरादरी के अंदर, फैमिलीज के अंदर भाई बात है ना, कहीं बच्चा सीएसएस दे रहा, कल पास हो जाए तो भाई कहीं ना कहीं पे हमारी भी तो भले भले है ना, वाह वाह है, हमारी भी दुआ सलाम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उसको फेलियर का सामना करना पड़ जाए तो उसको कोई देख रहा है, वो देखो फेलियर जा रहा है, मजाक उड़ाते हैं उसको मुंह नहीं कोई लगाता। हाँ, सारी जिंदगी तो उसके पीछे लग रहा। हमने मना भी किया था कि ये सीएसएस ना करो, आपकी गेम नहीं है, या आप नहीं कर सकते, आप ना करो, हमारा काम नहीं है सीएसएस करना। उसको डिमोटिवेट बाद में, उसको पूरी जिंदगी वो अपने अंदर एक कमियां ढूंढता रह जाता कि यार मेरे अंदर कमी क्या रह गई है, भाई मेरा कसूर क्या है, मैंने तो ट्राई किया था ना, ट्राई करना कौन सा जुर्म किया मैंने। कामयाब तो वो लोग नहीं हुए ना जो घरों से नहीं निकले, ये भी तो चीज है ना। अच्छा, बात और तरफ चले जाती है, हसलिंग से थे, हसलिंग हो रही है तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे हसलिंग हो रही है। तो ये केस स्टडी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ट्रम्प की एक बुक है जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर ट्रम्प द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ 1992 के अंदर बेसिकली इसको जो है पब्लिश किया गया था दोस्तों। तो 1 मिनट प्लीज। तो बायोग्राफी है, यहां पर हमें देखने को मिलेगा ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ 90 पोर्ट्रेट द क्लासिक हसलर मोडस ऑपरेंडी। देखिए हसलर उसको बोला नहीं गया यहाँ पर, लेकिन और चीजें यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो अगर ऐड किए इन लोगों ने तो यहाँ पर मैं बता देते। एक तो प्रमोटर बोला गया, सेकंड व्हीलर डीलर बोला गया, दूसरा उसके अंदर उसको जो है यहाँ पर व्हीलर डीलर शोमैन बोला गया, ठीक है। शोमैन, प्रमोटर एंड व्हीलर डीलर, 3 चीजें उसको बोली गई यहाँ पर। रियल एस्टेट डीलिंग जो इसका कैरियर था वो रियल एस्टेट से हमें देखने को कारोबारी बनता है भाई। मैनिपुलेटिंग परसेप्शंस टू सर्व हिज एजेंडा, मैनिपुलेट करता है, वही चीज है ना। सेकंड थिंग क्या आता है, मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल्स फॉर हिज गोल्स विदाउट शेयरिंग टेंजिबल बेन। आपको कोई, आप देखे कोई फायदा नहीं होगा, है ना, लेकिन
आपको उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन उससे आपसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, मनी भी कंज्यूम कर रहा है। थर्ड क्या, कंसिस्टेंटली फेलिंग टू डिलीवर ऑन प्रोमिसेस वंस his purpose was achieved. Those who engage with him often found themselves on the losing sides, receiving intangible assurance instead of promises. Reward a recurring theme in projects like Grand Hyatt and Trump Towers. ये हमारे पास एग्जाम्पल देखने को मिल रही है। अब ये वो लोग हैं जो इसके साथ खड़े थे, स्टैंड किए, लेकिन ये बनने के बाद फिर उनको अपनी वैल्यू तक नहीं पता चली कि हम इसके साथ एज ए क्यों खड़े थे भाई, एज ए पार्टनर थे या एज ए क्या थे, या एक कह ले टूल थे हम। ये एग्जाम्पल दी है वहां पर, ठीक है। ग्लोबल हसल की बात की जाए, अब ग्लोबल लेवल के ऊपर बात की जाए, इंपॉर्टेंट चीज है। यूक्रेन को क्या हुआ कि यूक्रेन को भाई लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, लाल बत्ती के साथ लगाया पीछे लगाया भी, चलो ठीक है हम आपको आर्म सप्लाई करते हैं। अब दुनिया के अंदर देखा जाए सब लोग क्या कर, कहा यह जा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, मैं ये चीज भी ऐड कर दूं ना साथ में, जरूरी है। अच्छा, ये क्या है कि ये कहा जा रहा है कि जितना भी दुनिया का जो पैसा कमाया जा रहा है ना, सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली आर्म्स जितना ज्यादा यहाँ पर सेल करते हैं वो उनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। यूएसए देख ले, आर्म्स यहाँ पर सप्लाई करता है यूक्रेन को। अभी ताइवान के साथ $11 बिलियन की हमें यहाँ पर डील होते हुए नजर आती है। उसके बाद इजराइल के साथ अभी रिसेंटली हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ $9 बिलियन की यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना डील। तो अब ये चीज है, अब surrounding future reconstruction profits in exchange for performative security guarantees, अब ये चीजें नहीं मिले। जब यहाँ पर यूक्रेन ने बात की ना भाई मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, सब लोग पीछे हट गए हैं। मजे की बात ये है, इजिप्ट लेवरेज है ट्रेडिंग वाइटल सॉवरेन कंट्रोल ओवर द स्वेज कनाल। अब स्वेज कनाल भाई इजिप्ट के पास है, उसने नेशनलाइज किया हुआ है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्वेज कनाल। तो फिर उसके साथ भी उन्होंने अपने जो है ना वो फायदा उठाने के लिए रख लिया। अफ्रीकन देख ले, कोंगो और रिवांडा अभी तक बेचारे वॉर लड़ रहे थे, लाखों लोग मारे गए थे, आपको पता है 1990s के बाद, 2000 से पहले लाखों लोग यहाँ पर मारे गए थे कोंगो और रिवांडा की जब वॉर थी। और आज अभी जो है उनके दरमियान में वॉर होती है तो सीज फायर करवाई जाती है, और यहाँ पर डील क्या की जाती है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर कोंगो के साथ यूएसए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर पाकिस्तान डायलेमा आपके सामने ही है। ट्रंप वो पर्सनालिटी थी, कभी कहा करती थी कि पाकिस्तान सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट, लेकिन वो ऐसा नहीं था। पाकिस्तान सेफ टेररिस्ट जो है ना वो सेफ हेवन नहीं है टेररिस्ट के लिए, पाकिस्तान ने प्रूफ करके दिखाया है। अभी भी यूएनओ के अंदर जो है आसिम इफ्तिखार साहब जो एम्बेसडर हम बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ मैसेज दिया है कि हमें यहाँ पर विलीफाई किया जा रहा है, पाकिस्तान को डीफेम किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेररिज्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी बात मनवाई है कि हम जो है एक कह ले के काउंटर टेररिज्म को यहाँ पर जो है प्रमोट करते हैं। जिस तरह इनको यहाँ पर एरेडिकेट किया गया, टेररिज्म को यहाँ पर खत्म किया गया, जिस तरह ज़रबे अज़ब ऑपरेशन नजर आता है, राह रास्त, राह निजात, राह कह ले के उसके बाद ज़रबे इस्तेहकाम ऑपरेशंस नजर आते हैं। स्वात के अंदर, बाजोड़ के अंदर हमें नजर आते हैं, ठीक है, साउथ वजीरिस्तान के अंदर नजर आते हैं, ठीक है। अब यह है चीज है। उसके बाद नेविगेटिंग हसल पाथ फॉरवर्ड है। अब इसको क्या पाथ फॉरवर्ड आप समझ ही जाएंगे। डीलिंग है, एंटिटीज है, डिफाइन देयर परसाइज एंड टेजिबल ऑब्जेक्टिव्स, डॉलर्स एंड सेंट्स। उसके बाद डिमांड, क्लियर टाइम बाउंड एंड डिलीवर। ये तो फिर आपकी कमिटमेंट्स है ना कि आप क्या करते हैं उसके साथ। चले जी बात करते हैं, यहां पर रहेगा हमारे पास करप्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। करप्शन परसेप्शन क्या है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी, पैराडॉक्स, परसेप्शन। इसका ओवरव्यू दे दूंगा मैं, मोर देन इनफ है आपके लिए। एप्सोस FPCCI इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसने कहा है यहां पर पाकिस्तान के अंदर कि 68% जो है ना यहां पर रिस्पोंडेंट जिन्होंने किया है, बिलीव ब्राइबरी इज कॉमन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर ब्राइबरी है, रिश्वत है, लेकिन उन्होंने कहा है कि येट डिड नॉट पर्सनली फेस अ सिचुएशन रिक्वायरिंग वन। लेकिन इस तरह की उन्होंने कोई सिचुएशन फेस नहीं की, ये भी चीज है, ठीक है। अजम्पशन है, कह सकते हैं। रेपुटेशनल डेफिसिट की बात करें, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक FBI हमारे पास टैब है। अब जितने भी ये जुडिशरीज वगैरह, ये हमारा किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमें, हम जस्ट एक बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर इनको जो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर इंश्योर करवाना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पर नहीं है। ब्रिजिंग द गैप विद टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो FBI है, हमारा नैब है, इनको चाहिए कि यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि जितने भी अगर कोई यहाँ पर चीजें हो रही हैं तो
तो उनको यहां पर खत्म किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाई जा सके। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और यहां पर अगर देखा जाए तो डिजिटाइजेशन वो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। टेक्नोलॉजी रोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, हम बार बार यहां पर बात कर रहे हैं। While technology cannot eliminate corruption entirely, it can shrink its operational space, minimize discretionary power and foster greater accountability। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। टेक्नोलॉजी आपकी करप्शन खत्म नहीं कर सकती, लेकिन क्या कर सकती है, यहां पर श्रिंक जरूर कर सकती है, उसके ऑपरेशनल स्पेसेस को श्रिंक कर सकती है, एरेडिकेट फुली नहीं कर सकती। ये चीज है, ये बताइए इंपॉर्टेंट थी स्टेटमेंट। मिनिमाइज डिस्क्रिशनरी पावर एंड ग्रेटर कह ले कि यहां पर अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये ओवरव्यू था, बहुत मोर देन इनफ है, आपको बस जस्ट हाउ ना होनी चाहिए। रिपोर्ट आप लाजमी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। उसके बाद है ईरान यूएसए टॉक्स बैक ऑन ट्रैक आफ्टर सेटबैक, देखने वाले टॉक्स ऑन देन ऑफ देन ऑन, ये चीज है। अब इसके उसके बाद रीजनल पावर इंटरवेन, कॉन्फ्लिक्टिंग एजेंडा, उसके बाद ट्रंप डायरेक्ट वार्निंग एंड डी एस्केलेशन इफेक्ट, 5 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉक्स ऑन टॉक्स देन ऑफ देन ऑन, ये चीज देख लें। Iranian firm announced the talks on in Iman, but initial USA reports suggest cancellation of demands to change location and format। यहां पर ईरान का फॉर्म मुझे बता रहा भाई ओमान के अंदर होने जा रही है, लेकिन यहां पर यूएसए की तरफ से कहा जा रहा है कि हम यहां पर क्या चेंज करें, लोकेशन एंड फॉर्मेट दोनों चेंज करें। ये चीज रीजनल पावर्स कौन इंटरवेन कर रहा है, सऊदी अरेबिया नजर आ रहा है सबका पास, टर्की सबसे पहले हमें नजर आ रहा है, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इजिप्ट, ये लोग नजर आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल निगोशिएशंस करवाने की बात कर रहा है, पूरा प्रेशराइज किया जा रहा है यहाँ पर यूएसए को कि आप रीजनल जो है ना स्टेबिलिटी के ख्याल रखें। कॉन्फ्लिक्टेड एजेंडा क्या है, यहाँ पर यूएसए और ईरान किसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं कि क्या चीज यहाँ पर होनी है। एक तो स्पष्ट यह है कि भाई जो ईरान बोलता है कि हम न्यूक्लियर जो है ना फैसिलिटीज को या न्यूक्लियर एजेंडा को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। यूएसए करता है कि भाई आपको यहाँ पर ईरान मिसाइल्स प्रोग्राम्स को ऐड करना पड़ेगा एजेंडे के अंदर। पहले भी आपको पता है जीसीपीओ जो साइन किया गया यहाँ पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्शन प्लान हमें देखने को मिला 2015 के अंदर साइन किया गया, तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद हमें ट्रंप बार बार जो है यही चीजें जो है वार्निंग दे रहे हैं, आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया वो चीजें। इशूड स्टार, ये बाकी आपको पता ही है सारे। डी एस्केलेशन एफर्ट्स हैं, एडवोकेसी फ्रॉम द कंट्रीज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डी एस्केलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तीनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उस तरफ तो जो है एक ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा, वो एक बड़ा जोड़ों में बैठ गया है, वो भी एक बड़ा सोमालीलैंड को उसने एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया आगे सेपरेट, है ना। वो किसका पार्ट था, सोमालिया का था, ये भी चीज है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन हुई है। अभी टर्की जो तैयब एर्दोगान है उन्होंने यहाँ पर विजिट किया सऊदी अरेबिया के दरमियान में, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस नजर आता है, दोनों के दरमियान में हमें यहाँ पर निगोशिएशन होते हुए नजर आए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पर, जिस तरह इन लोगों ने यहाँ पर करीबी आ जा रहा है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह टेररिज्म का यहाँ पर सामना है देखने को मिल रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर 12 लोकेशंस के ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया, जाफर एक्सप्रेस वाला आपके सामने ही है जो हुआ यहाँ पर। तो पाकिस्तान को टेररिज्म का काफी बड़ा यहाँ पर चैलेंज है। तो पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरह विलीफाई किया जा रहा था, जिस तरह पाकिस्तान को डीफेम किया जा रहा था यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की वजह से, तो पाकिस्तान यहाँ पर प्रूफ करके दे रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है टेररिस्ट स्टेट नहीं है। पाकिस्तान जो है एक कह ले के इंडिपेंडेंट और कह ले के एक खुद मुख्तियार जो है वो कह ले के स्टेट है, जहां पर जो है ऐसी एक्टिविटी जो है अलाउड नहीं है। अब मिलिटेंट्स ग्रुप्स कहां से आ रहे हैं, सारे आपके देखे अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं भी दसनियां पैंदियां, फिर समझ आ जाता। पाकिस्तान अर्ज यूएनओ टू डेजिग्नेट बीएलए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया जाना चाहिए। यह बेसिकली यूएनओ सिक्योरिटी के अंदर जो है हमारे नजर आते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर आसम इफ्तिखार साहब, उन्होंने बोला है यहाँ पर सेफ्ट अब बेसिकली रेजोल्यूशन कौन सी है, पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसम इफ्तिखार साहब टू यूएनओ स्ट्रेस द नीड फॉर रैपिड डेजिग्नेशन ऑफ द बीएलए अंडर 1267 हमें नजर आ रहा है, ठीक है। 1267 1267 हमें 1267 भी आप कह सकते हैं कि सैंक्शंस हमें देखने को मिल रहा है, रजीम है ना, रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, एक चीज ये। उसके बाद है यूएसए कंडेमनेशन, यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत ज्यादा कंडेम किया है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, चीज जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल एक कह ले के अटैक्स एक्सप्रेसिंग डीप सिंपैथी एंड कंडोलेंस टू विक्टिम्स एंड पीपल ऑफ द पाकिस्तान, कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी।
यूएस यूएनओ की तरफ से ये है बात के मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लाजमी नोट डाउन करिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर एम्फेसाइज्ड होल्डिंग ऑल परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स, स्पॉन्सर्स, ये 5 चीजें जो है 4 चीजें जो आपने नोट करनी है, उनका अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑल यूएन मेंबर्स स्टेट्स वर अर्ज टू एक्टिवली कोऑपरेट विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ टू कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है। पूरे जितने भी मेंबर्स से बैठे सब ने यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात की है, पाकिस्तान के हक में बात की है कि भाई कॉम्बैट जो है करना जरूरी है टेररिज्म के अगेंस्ट, ये चीज है, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे पास रहेगा न्यू आर्म्स रेस, जो हमें यहां पर लूमिंग होती हुई नजर आ रही है। इस चीज को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जब मैंने पहले भी बताया था कि ये आपका 1991 के अंदर साइन की गई, 1994 के अंदर इसको जो है क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया। किसके दरमियान में थी ये हमें नजर आ रही, यूएसए और उसके बाद रशिया के दरमियान हमें सर। लेकिन 1991 के अंदर जो साइन की थी उस वक्त क्या था, यहां पर यूएसएसआर था, और 1991 के अंदर क्या था, यूएसएसआर का यहां पर ब्रेक होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहां पर जो रशियन फेडरेशन की तरफ से फिर प्रेसिडेंट रहते हैं, वो इनको जो है साइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दोबारा इसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी को 2010 के अंदर दोबारा एक्सटेंड किया जाता है, जो हमें यहां पर नजर आ रही है। बेसिकली दोनों का ये था कि जितने भी वॉर हेड्स है उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाना, रेस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह इंक्लूड थी ये सारी चीजें। तो अब क्या हो रहा है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ना एक्सपायर हो गई है दोनों कंट्रीज के दरमियान में। अब 2023 के अंदर रशिया की तरफ से ये था, प्रेसिडेंट ये कहा था व्लादिमीर पुतिन ने कि जो नेटो और यूएसए क्या कर रहा है कि रशिया के अगेंस्ट जो है अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो फिर क्या किया था उसने, जो है ट्रीटी को सस्पेंड किया। लेकिन एक दो चीजें मैं पहले बता रहा हूं कि एक होता है विदड्रॉ करने से ट्रीटी आपकी जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, लेकिन पुतिन ने यहां पर ट्रीटी को विदड्रॉ नहीं किया, सस्पेंड किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्या 4-5 से क्या हुआ कि ट्रीटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। अब देखना यह है कि दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है। पुतिन साहब कहते हैं कि भाई फ्रांस को भी साथ मिलाओ, जर्मनी को भी साथ मिलाओ, जिस तरह यहां पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह यूएसए कह रहा भाई चाइना को साथ मिलाओ, 600-700 वॉर हेड तो उसके पास हैं, 2030 में 1000 बना लेगा अपने, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन ये दोनों की तरफ से एक्सेप्टेड बने। 2025 के एंड में क्या हुआ था कि पुतिन ने यह कहा था कि भाई 1 साल के लिए क्या करते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं किया गया। अब दोनों के दरमियान में डिमांड ये है, चाइना राइजिंग इन्फ्लुएंस, न्यू आर्म्स रेस हमें देखने को मिल रही है। तो ये देखे दुनिया दोनों के पास अगर देखा जाए तो 5,000 प्लस वॉर हेड्स देखने को मिलते हैं। यूएसए के पास भी 5,000 प्लस है, रशिया के पास भी 5,000 प्लस है, चाइना के पास 600 से 700 वॉर हेड्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो 12,000 से प्लस कितने 12,000 प्लस वॉर हेड्स देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, न्यूक्लियर वॉर हेड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनके दरमियान में यहां पर न्यू स्टार्ट ट्रीटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जिस तरह वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला चला हुआ है यहां पर देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये तो कह लें कि बड़े वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो कहा जा रहा था कि लेकर जा सकता है, जिस तरह 2026 वाले इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। न्यू आर्म्स फेयर्स while costly absence of the constraint raises concern about new arms race हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट 2026 का अगर यहां पर न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन नहीं होती तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आप लिख लें ये वाला टॉपिक। अब बात करेंगे, हमारे पास आएगी वोकैब, और वोकैब को 1 बाय 1 जो है हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है वेमेस, वेमेस का मतलब होता है यहां पर इंटेंस फोर्स और पैशन इन एक्सप्रेशन, ठीक है, शदीद या जोरदार अंदाज में, ठीक है। यहां पर इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, फॉरएवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एब्सटीमियस, वेमेस, एब्सटीमियस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है सिनोनिम और एंटोनिम के लिए, ठीक है। मॉडरेट और रेस्ट्रेंड स्पेशली इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, परहेजगारी या खाने पीने में थोड़ा सा ख्याल करना, कम खाना। टेम्परेट एंड मॉडरेट, जिस तरह शादी ब्याह के ऊपर जाकर खाया जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा एब्सटीमियस जरूरी है। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है लार्ज और डिस्ट्रक्टिव फायर्स, बड़ी आग या शदीद तसादम को कह सकते हैं। इन्फेर्नो, इन्फेर्नो इंपॉर्टेंट है, इन्फेर्नो का आग भड़कना, इन्फेर्नो का मतलब है ना। उसके बाद कोवेटेड का मतलब होता है स्ट्रांगली डिजायर्ड, बहुत ज्यादा चाहना। कोवेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा चाहना, जब आप किसी को चाहते हैं तो। डिजायर्ड, सॉट आफ्टर,
उसके बाद है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल और हॉस्टाइल, मजर या मुखालिफ। हॉस्टाइल कैसे, एडवर्स आप कह सकते हैं, जिस तरह हम एडवर्स कहते हैं यूज करते हैं ऑलरेडी, तो इसी तरह आप इनिमिकल जो है यूज कर सकते हैं। इनप्लॉजिबल का मतलब होता है नॉट बिलीवेबल, अनलाइकली, ना काबिल यकीन। इनप्लॉजिबल का मतलब है जिसके ऊपर यकीन ना किया जा सके। प्लॉजिबल का अनलाइकली और अनबिलीवेबल। अब हम बोलते हैं ना अनबिलीवेबल, तो अब आप यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं अनप्लॉजिबल, है ना, यह चीज है। इंक्यूबेटिंग का मतलब होता है यहां पर डेवलपिंग ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता नशुनमा। इंक्यूबेटिंग का मतलब था आस्ता आस्ता नशुनमा पाना, ठीक है, डेवलपिंग होना, इमर्जिंग होना। उसके बाद है डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब होता है, डिसर्निंग आपका बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंक्यूबेटिंग भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिसर्न आपका रहेगा वर्ड, ठीक है। तो शोइंग गुड जजमेंट, बारीक बीनी, समझदार, परसेप्टिव या जुडिशियस, ठीक है, बारीक बीनी से जो देखने वाला है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहने वाला है नज। नज का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है, अ जेंटल पुश और इनकरेजमेंट, हल्का सा धक्का देना कह सकते हैं आप, तरगीब देना, प्राउड या प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। तो कॉन्स्पिक्युअस ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं यार, क्लियर वाजे को बोला जाता है ना, इजीली नोटिसेबल। ट्रांशे का बोला पोर्शन, इंस्टॉलमेंट। ट्रांशे का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट जो आप करते हैं ना, भरते हैं, उसको बोला जाता है। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है फील्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल, खतरात से भरपूर होना, जो आपका बिल्कुल भी ख्वाहिश ना हो, कोई ऐसा ना होना चाहिए, उससे बिल्कुल भरपूर होना। टेंशन, रिस्की कह सकते हैं। हॉकश आपका ऑलरेडी पीपीएससी और एफपीएससी में बहुत टाइम आ चुका है, वन पेपर्स के अंदर। एग्रेसिव और हार्ड लाइन इन पॉलिसी, जारहाना, एग्रेसिव, मिलिटेंट बोल सकते हैं, हॉकश, हॉकश मिलिटेंट बोल सकते हैं, एग्रेसिव। फ्रिक्शन का मतलब था कॉन्फ्लिक्ट, ये फ्रिक्शन भी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वर्ड। टेंशन या डिस्कॉर्ड को, हीनियस ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिल्कुल घनावना टाइप, है ना। तो उसके बाद है एट्रोशियस, इंपॉर्टेंट है। उसके वाइल, उसके बाद है रेजुनेट का मतलब होता है टू मेक यंग और फ्रेश अगेन, ताजा दम बन कर रिवाइव या रिन्यू कर देना, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। प्लीज ये नोट डाउन लाजमी किया करें एंड थैंक यू सो मच।